हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी 11वीं कक्षा की अर्थशास्त्र की क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 3 का हमारा ये पार्ट 1 होगा और इसे 4-5 पार्ट्स के अंदर हम इस चैप्टर 3 को कंप्लीट करेंगे। पाठ का नाम है हमारा आंकड़ों के संकलन की जनगणना और प्रतिदर्श विधि। तो जो पिछला चैप्टर था हमारा, उसमें भी हमने आंकड़ों के संकलन की विधियां पढ़ी थी, लेकिन वो विधियां थी हमारी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत, अप्रत्यक्ष मौखिक, स्थानीय संवाददाताओं से और प्रश्नावली जैसी। यहाँ हम दूसरी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आंकड़ों के संकलन की कौन सी दूसरी विधि? एक जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। सबसे पहले पाठ को मैं जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि के बारे में बताने से पहले उदाहरण देती हूँ कि मान लिया एक कॉलेज है और कॉलेज के अंदर 2000 विद्यार्थी हैं और इन 2000 विद्यार्थियों के जितने भी टोटल स्टूडेंट्स होंगे 2000, इनके पारिवारिक स्थिति के बारे में मान लिया हमें कोई जानकारी लेनी है। तो 2000 विद्यार्थियों की पारिवारिक स्थिति के संबंध में हमें आंकड़े इकट्ठे करने हैं। तो इन 2000 विद्यार्थियों के संबंध में आंकड़े इकट्ठे करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। 2 तरीकों से हम इन सभी विद्यार्थियों के आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। कैसे? पहला आंकड़ा होगा कि हम सभी विद्यार्थियों से एक एक करके पूछताछ करें, यानी कि जितने 2000 विद्यार्थी हैं 2000 के 2000 को हम बारी बारी से एक एक करके अपने पास बुलाएं और फिर उनसे एक एक करके पूछताछ करें। दूसरा तरीका है कुछ विद्यार्थियों से 2000 में से कुछ छांट लिए हमने, 20 छांट लिए, 50 छांट लिए, 100 छांट लिए, 200 छांट लिए और उन विद्यार्थियों से हम पूछताछ करें। तो जो कुछ हमने छांटे उसे कहते हैं हम प्रतिदर्श या सैंपल। बहुत सारे में से हमने जो कुछ चुनकर निकाले उसे क्या कहते हैं हम? प्रतिदर्श या सैंपल। इसे हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमने सभी विद्यार्थी यानी कि जो 2000 थे, 2000 के 2000 को एक एक करके हमने बुलाया, तो उसे हम क्या कहते हैं? समग्र जनसंख्या या जनगणना या समष्टि विधि। तो ये एक ही चीज के सारे नाम है कि जो 2000 विद्यार्थी हैं, जो 2000 विद्यार्थी हैं, विधि अलग है, अलग पढ़ेंगे हम, लेकिन जो ये 2000 जो टोटल हमारे विद्यार्थी हैं जिनके बारे में हमें आंकड़े इकट्ठे करने हैं, इस 2000 के 2000 विद्यार्थियों को हम क्या कहेंगे? समग्र। ये हमारा समग्र है। ये इसे हम अपनी जनसंख्या या जनगणना या समष्टि भी कह सकते हैं। तो जिसके बारे में, जिन सब के बारे में हमें आंकड़े इकट्ठे करने हैं उसे क्या कहेंगे हम? समग्र जनसंख्या, जनगणना या समष्टि। तो ये आपको समझना है। आगे कई जगह पर आपको समग्र लिखा हुआ मिलेगा, कहीं जनसंख्या, कहीं जनगणना, कहीं समष्टि। तो उसका एक ही अर्थ है, मतलब जिसके बारे में हमें आंकड़े इकट्ठे करने हैं उन सब के बारे में ये कह रहा है जब ये समग्र की बात कर रहा है। तो इसे देखिए एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लिया हमारे पास ये समग्र हैं, ये विद्यार्थी हैं, कुछ भी लगाओ आप, कोई आइटम लगा लो, विद्यार्थी लगा लो, ये मैंने बना दिए। मान लिया ये यहाँ पर 20 है, ठीक है, 20, 25 कुछ भी है, ये 20 है। तो ये सभी के सभी 20 ये क्या कहलाएंगे? हमारा, ये हमारा समग्र है। ठीक है। अगर हम हर एक से पूछताछ करेंगे और सब से, तो ये हमारा क्या बन गया? समग्र। इस समग्र में से अगर हम कुछ को छांट ले, जिसके बारे में हमने यहाँ बात करी थी, मान लिया इसमें से हमने, जैसे कुछ हमारे ये डार्क हैं और कुछ वैसे हैं, तो इनमें से हमने कुछ को छांट लिया यहाँ पर, तो ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा सैंपल है। तो यहाँ मैंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि समग्र क्या होता है और सैंपल क्या होता है। तो समग्र हमारी सभी इकाइयां होंगी और उसमें से जो कुछ चुनकर हम निकालते हैं वो हमारा सैंपल होता है। अब पढ़ते हैं हम जनगणना विधि। जो जनगणना विधि है वो समग्र से संबंधित है, वो जनसंख्या या जनगणना या समष्टि से संबंधित है। तो जनगणना विधि क्या होती है? पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो विधि जिसमें क्या करेगा? अनुसंधानकर्ता। अनुसंधानकर्ता कौन है? जो ये काम कर रहा है। तो जो काम करने वाला है, जो आंकड़े इकट्ठे करने वाला है, वो अनुसंधानकर्ता समग्र की, तो अब आपको समझ में आना चाहिए, समग्र यानी कि जितनी भी सभी इकाइयां हैं, समग्र की प्रत्येक मद से, मद यानी कि इकाई, प्रत्येक मद से एक एक करके आंकड़े एकत्रित करता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? जनगणना विधि। तो जनगणना विधि कौन सी हुई? जैसे हमारे पास ये 20 विद्यार्थी थे, हम एक एक विद्यार्थी से अपने समग्र की, जो हमारा 20 विद्यार्थी हमारा समग्र है, समग्र की इस प्रत्येक मद से एक एक करके हम आंकड़े इकट्ठे करें, तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? जनगणना विधि कहेंगे। तो बहुत ही आसान विधि है। इस विधि का प्रयोग हम करते भी हैं। जैसे जब हमारी काउंटिंग होती है जनसंख्या की, 2011 में हमारी जनसंख्या की काउंटिंग हुई थी, तो इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। एक एक घर में, एक एक परिवार में जाकर एक एक सदस्य को गिना जाता है। तो ये क्या होगी? हमारी
जनसंख्या या जनगणना विधि कहेंगे हम, ठीक है। इसके बाद इस विधि का प्रयोग कहाँ उचित रहता है? तो सबसे पहली बात, क्योंकि हमें हर एक मद का एक एक इकाई का अध्ययन करना है, तो इस विधि का प्रयोग वहीं पर बेहतर रहेगा, वहीं पर उपयुक्त रहेगा जब एरिया कैसा हो, सीमित हो यानी कि छोटा हो। अगर बहुत बड़ा एरिया है तो उसके बारे में एक एक करके सूचना लेना हमारे लिए बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। तो उपयुक्त ये विधि कहाँ रहेगी? जब एरिया छोटा हो, सीमित हो। दूसरा, विभिन्न गुणों वाली इकाइयां हों। जो एरिया है उसकी हर एक मद का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, उसके अंदर विभिन्न गुणों वाली इकाइयां हैं, कोई कैसी है कोई कैसी है, हर एक को शामिल करना जरूरी है। अगर सभी एक जैसी हों तो हम उनमें से कुछ को छांटकर और उनसे भी अपना अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि सारी समरूप है, सारी एक जैसी हैं। लेकिन अगर इकाइयां कैसी हैं, विभिन्न गुणों वाली हैं, यानी कि सब अलग अलग हैं, तो हमें एक एक के बारे में सबसे अलग अलग सूचना लेनी पड़ेगी। तो अगर इकाइयां विभिन्न गुणों वाली हैं तो भी ये विधि उपयुक्त रहेगी। गहन अध्ययन की आवश्यकता हो, जब अध्ययन करना बहुत ही गहरा अध्ययन की आवश्यकता है, एक एक से बहुत गहरी पूछताछ करनी है, तो भी हम इसी विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें हर एक मद हमारे पास आएगी, हमारे सामने आएगी और एक एक से हम पूछताछ करेंगे। तो गहन अध्ययन के लिए भी ये विधि उपयुक्त रहेगी। और जो आंकड़े मिलेंगे वो अधिक शुद्धता और विश्वसनीयता की जरूरत है, तब भी हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो ये विधि सीमित एरिया के अंदर विभिन्न गुणों वाली इकाइयों के लिए, गहन अध्ययन के लिए और शुद्धता तथा विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग उपयुक्त है। अब करते हैं इस विधि के गुण। तो बहुत सारे गुण हमारी उपयुक्तता के अंदर भी ही आ गए, जैसे शुद्धता और विश्वसनीयता। जो आंकड़े प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे? हमारे विश्वसनीय होंगे, शुद्ध होंगे। और अगला गुण क्या है? पक्षपात की कम संभावना, क्योंकि हमने एक एक इकाई को स्वयं एक एक करके उसकी पूछताछ करी है, तो इसके अंदर पक्षपात के बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। अगला इसका गुण है विस्तृत सूचना। सूचना भी हमें डिटेल से मिलेगी, एक एक को बुलाया है हमने, एक एक से पूछताछ करी है, तो सूचना के अलावा और भी अतिरिक्त बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं हमें। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें विस्तृत सूचना मिलेगी और विभिन्न विशेषताओं का हम अध्ययन कर पाएंगे। तो ये एक दूसरे से संबंधित है, ये इसके गुण हो गए। इसके बाद करते हैं इसके अवगुण। अवगुण क्या है? अवगुण, पहला अवगुण यही हो जाता है कि विधि बहुत ही क्या है, खर्चीली है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। खर्चीली का इन द सेंस हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एक एक का अध्ययन करेंगे, समय लगेगा, तो उसके अंदर मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगी और समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। और अगर बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ पर हम अलग अलग बंदों को लगाते हैं अपने काम में हेल्प करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मानव शक्ति, यानी कि हमें जो हेल्प करने वाले हैं हमें, वो भी हमें बहुत सारे चाहिएंगे। तो अधिक मानव शक्ति या खर्चीली, ये इसके क्या बनते हैं? अवगुण बनते हैं। विशाल अन्वेषण के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर बहुत बड़ा एरिया है, विशाल अन्वेषण है, तो बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में, बहुत ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में सूचना इकट्ठी करनी है, तो ये विधि उपयुक्त नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो इस तरह से ये इस विधि के जनगणना विधि कहते किसे हैं, इसकी उपयुक्तता क्या है, इसके गुण और अवगुण क्या है, ये हमने अच्छे से डिटेल से पढ़े। इसके अलावा हमने पढ़ा समग्र जनसंख्या या समष्टि किसे कहते हैं, और ये मैंने चित्र बनाकर, उदाहरण देकर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसके अलावा जो इसकी अगली विधि है, प्रतिदर्श या सैंपल मेथड जो है, उसे हम अपनी अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।